हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एक स्किन की डिसीज कंडीशन है हर्पिस स्किन डिसीज, उसके बारे में बात करेंगे। हर्पिस नाम से दो स्किन की बीमारियां होती है। एक तो हर्पिस जोस्टर होता है जिसको शिंगल के नाम से भी जाना जाता है। शिंगल के ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरी जो है वो है हर्पिस सिम्प्लेक्स। तो आज हम हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है उसको पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स होता क्या है। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो होता है, जिसको हर्पिस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रकार का स्किन का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें स्किन जो है उसके अंदर पेनफुल ब्लिस्टर का मतलब होता है पानी से भरी हुई छोटी छोटी फुंसियाँ या फफोले जिसको कहते हैं वो बनना, और साथ ही साथ अल्सर जो होता है, अल्सर का मतलब घाव जो है वो बनना। तो एक प्रकार से स्किन का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें दर्द वाले ब्लिस्टर बन जाते हैं, पानी से भरी हुई छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती है। वही फुंसियाँ जो होती है वो बाद में फूट जाती है और फूटने के कारण से वहाँ पर अल्सर मतलब घाव जो है वो बन जाते हैं और उसको ही हर्पिस स्किन डिसीज कहा जाता है। अगर कॉज देखें कि ये किन कारणों से होता है, तो अभी जस्ट बात की कि ये स्किन का वायरल इन्फेक्शन होता है, मतलब यह वायरस के इन्फेक्शन या संक्रमण के कारण से होता है। और इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार होता है वो होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसको शॉर्ट में HSV वायरस भी कहा जाता है। ये डबल स्ट्रैंड DNA वायरस होता है और उसका इन्फेक्शन के कारण से कंडीशन उत्पन्न होती है। यहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, मतलब इसमें जो ब्लिस्टर या सौर जो बन रहे घाव वो कहाँ पर बन रहे हैं, उसके आधार पर इसके भी दो टाइप दिए गए हैं। एक तो टाइप फर्स्ट होता है HSV1 और ये इसको ओरल हर्पिस के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली फेस जो होता है उसके और माउथ जो होता है उसके अंदर होता है। खास करके इसमें जो ब्लिस्टर जो बनते हैं वो लिप्स जो होते हैं वहाँ पर बनते हैं या फेस के ऊपर बनते हैं। इसको कोल्ड सोर या फीवर ब्लिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा होता है HSV सेकंड, जिसको जेनिटल हर्पिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की STD डिसीज है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, क्योंकि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती है। और इसमें जो लीजन या घाव जो बनते हैं वो मेनली जेनिटल एरिया जो होता है वहाँ पर बनते हैं और उसके कारण से ही इसको जेनिटल हर्पिस जो है वो कहा जाता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये डिसीज जो है वो फैलती कैसे है। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है वो एक प्रकार की कम्युनिकेबल या कंटाजियस डिसीज होती है। कंटाजियस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलने वाली डिसीज कंडीशन होती है। इसका फैलने का जो मुख्य कारण जो होता है वो होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब संक्रमित व्यक्ति जो है उसकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आने के कारण या जो सौर बन रहे उस सौर से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड के संपर्क में आने के कारण से फैल सकती है, जैसा कि किसिंग के कारण से या जो सौर जो हो रहा है उसको टच करने के कारण से उसके कारण से फैल सकती है। ज़्यादातर ओरल हर्पिस जो होता है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो आ रहा है जैसे किसिंग के कारण से, तो उस कारण से फैलता है। दूसरा जो इसका ट्रांसमिशन का रूट होता है वो होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण से, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो करने के कारण या फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो करने के कारण से फैलती है। खास करके जेनिटल हर्पिस जो होता है, जो कि STD डिसीज जो होती है उसके अंतर्गत मानी जाती है। तो जेनिटल हर्पिस जो होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती है। इसके अलावा मदर से चाइल्ड जो होता है उसके अंदर, मतलब चाइल्ड बर्थ जो हो रहा है, डिलीवरी के दौरान बच्चे का जन्म देते हैं उस समय माँ से बच्चे के अंदर फैल सकती है। इसके अलावा यूटेंसिल जो होता है, मतलब इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है उसको जैसे ओरल हर्पिस हो रखा है और उसके जो उपयोग में किए गए वस्तु जैसे टूथब्रश है या चाय का कप होता है उसकी शेयरिंग करते हैं, तो फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के कारण से उसके द्वारा भी ये डिसीज जो है वो फैल सकती है। तो ये तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब डिसीज जो है वो फैलती कैसे हैं उसके बारे में हो गया। अब क्या होगा कि यदि पर्सन जो होता है वो वायरस के कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस जो होता है वो स्किन या फिर माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहाँ से ये सेंसरी नर्व टर्मिनल जो होता है, मतलब सेंसरी नर्व जो है उसका जो लास्ट पार्ट जो होता है वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद ये वायरस जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। कई व्यक्तियों के अंदर वायरस के संक्रमित होने के बाद भी सिम्टम जो होते हैं वो नज़र नहीं आते, मतलब ये कई टाइम पर क्या होता है एसिम्टोमेटिक रहता है। लेकिन बाद में क्या हो सकता है कि ये वायरस जो होता है वो किसी कारण से वापस एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद वापस उसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रारंभ हो जाएगा, मतलब वायरस जो होता है वो डिवाइड होना प्रारंभ करेगा और वायरस के डिवीजन के बाद वो वायरस जो होता है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो शुरू कर सकता है और उसके कारण से किसी एरिया के अंदर ब्लिस्टर और अल्सर जो है वो बन सकते हैं। वायरस को कुछ फैक्टर जो ट्रिगर कर सकते हैं उसमें एक तो लंबे समय तक बीमार रहना, जिससे लंबे समय फीवर आ रहा है, इलनेस आ रहा है, उसके कारण से फीवर के कारण से इम्यूनिटी जो होती है वो क्या उसकी कम होगी और इम्यूनिटी कम होने के कारण से भी वायरस रीएक्टिवेट हो सकता है। एक मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उसके दौरान भी एक्टिवेशन हो सकता है। एक सन एक्सपोजर जो है वो भी इसको ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस जो होता है या इंजुरी जो है उसके कारण से भी ट्रिगर हो सकता है। तो इन कारणों से ये वायरस जो होता है वो ट्रिगर होता है और ट्रिगर होने के बाद ये वायरस जो होता है वो अपने सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है, इंक्यूबेशन मतलब वायरस जो है उसकी एंट्री होने के बाद उसके जो सिम्टम उत्पन्न होना
वो वाला जो ड्यूरेशन होता है वो 4 डेज होता है। इसकी रेंज 2 से 12 दिन के बीच में हो सकती है। साइन एंड सिम्टम अगर देखें कि इसके क्या साइन एंड सिम्टम नज़र आते हैं, तो वायरस का जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, ये एसिम्टोमेटिक होता है। शुरुआत के अंदर जैसे फर्स्ट इन्फेक्शन में हुआ, पहली बार अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके कारण से इसके जो सिम्टम जो होते हैं वो सीवियर होते हैं। फर्स्ट टाइम जब कांटेक्ट में आता है वायरस के, तो उसके कारण से उसको शुरुआत तो इसमें फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, मतलब जुकाम जो होता है फ्लू, उस तरह के लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे फीवर आएगा, उसको सिर में दर्द, हेडेक होगा, बॉडी के अंदर पेन होगा, सॉर थ्रोट, गले के अंदर खराश होगी, स्वॉलन लिम्फ नोड, मतलब लिम्फ नोड जो होती है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, लिम्फो एडिनोपैथी जिसको कहा जाता है, मतलब जहाँ पर वायरस का एक्टिवेशन हुआ है या प्रभावित भाग जो है वहाँ के आसपास के जो लिम्फ नोड जो है उसके अंदर सूजन आ जाएगी। तो ये तो इसके शुरुआती मतलब इनिशियल सिम्टम जो होते हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, यदि ओरल हर्पिस हुआ है उसको, तो फिर ओरल के ऊपर खास करके फेस और लिप जो होते हैं, लिप जो होते हैं उसका ऊपर की तरफ या लिप के पास में, या फेस जो होता है स्पेशली आईब्रो जो होती है उसके जस्ट ऊपर की तरफ क्या होता है, एरिथमेटस बेस वेसिकल बन जाते हैं। एरिथमेटस का मतलब होता है लाल कलर का जो बेस जो होता है, मतलब लाल कलर की स्किन हो जाएगी और वह स्किन के ऊपर छोटे छोटे वेसिकल बन जाते हैं। वेसिकल मतलब फ्लूइड से भरी हुई फुंसियाँ। तो शुरुआत में तो ये बनते हैं, कुछ समय बाद ये वेसिकल जो होता है उनका आकार जो होता है बड़ा हो जाता है और ये फ्लूइड से भरे हुए रहते हैं। वेसिकल जो होते हैं उनकी संख्या एक भी हो सकती है और एक क्लस्टर के अंदर ग्रुप में भी बन सकते हैं। ये कुछ समय बाद ये वेसिकल जो होते हैं वो फूट जाते हैं और फटने के कारण से वहाँ पर अल्सर बन जाता है। ठीक वैसे ही सिम्टम जो होता है वो HSV सेकंड मतलब जेनेटल हर्पिस के अंदर नजर आते हैं। जेनेटल हर्पिस में भी ये सिम्टम जो होता है फ्लू लाइक सिम्टम वो तो नजर आते हैं। साथ ही साथ जेनेटल एरिया जो होता है वहाँ पर एरिथमेटिक वेसिकल बन जाते हैं। ये वेसिकल बनते हैं वो ग्रुप में बनते हैं, मतलब समूह के अंदर बनते हैं और एक साथ बहुत सारे बनते हैं और ये वेसिकल पास पास में बनते हैं। ये वेसिकल जो होते हैं वो छोटे छोटे पानी से भरी हुई फुंसियों के समान होते हैं। कुछ समय बाद इन वेसिकल का आकार जो होता है बड़ा हो जाता है, मतलब ब्लिस्टर के फॉर्म में चले जाते हैं। उसके बाद ये ब्लिस्टर जो होते हैं वो फूट जाते हैं। ब्लिस्टर फूटने के बाद वहाँ पर अल्सर जो है वो बन जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर इरोजन जो होता है, स्किन जो होती है वो खुरदरी जो है वो भी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ जो वेसिकल बनते हैं वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन जो होता है बहुत ही शार्प होता है। इस पेन के साथ ही बर्निंग सेंसेशन होता है और टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब अजीब सी झुनझुनी जो है वो भी आ सकती है। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो इसको डायग्नोस करने का पहला तरीका तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिस पर इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन में सिंपल जो भी सॉर या अल्सर जो बन रहे हैं उसको इंस्पेक्ट करते हैं। ओरल हर्पिस के अंदर सॉर जो बनते हैं, ब्लिस्टर बनते हैं, वो फेस के ऊपर खास करके लिप्स जो है वहाँ पर या आईब्रो जो है वहाँ पर बनते हैं। ये समूह के अंदर बन सकते हैं या सिंगल सॉर जो है या सिंगल ब्लिस्टर जो है फफोला वो भी बन सकता है। इसके अलावा जेनेटल हर्पिस जो है उसमें जेनेटल एरिया जो होता है, खास करके पेरिनियम एरिया जो होता है, स्क्रोटम जो है, पेनिस जो है एनस के आसपास है, वेजाइना के अंदर है, वहाँ पर ब्लिस्टर जो होता है या फफोला जो है बनता है, वो फफोले समूह के अंदर बनते हैं। सेकंड जो किया जाता है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है IgG सीरम के अंदर वो लेवल क्या होता है, हाई रहता है। अगला एक PCR जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। इसमें जो ब्लिस्टर जो है उससे निकलने वाला जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का कल्चर करवाया जाता है। इसके अलावा उस फ्लूइड के अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जिसको RT-PCR कहा जाता है वो भी चेक किया जाता है। एक स्किन बायोप्सी जो होती है, मतलब वहाँ से टिश्यू का सैंपल लेते हैं, उसका हिस्टोलॉजिकल जांच की जाती है, उसके द्वारा भी इसको डायग्नोस किया जाता है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट या इसका मैनेजमेंट की। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है वो एक ट्रीटेबल डिसीज़ है, क्यूरेबल डिसीज़ नहीं है। क्यूरेबल का मतलब इसको बॉडी से कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वायरस जो होता है वो नर्व रूट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको शरीर से हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। केवल इसमें क्या होता है कि जो भी सिम्टम नज़र आता है उस समय उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग काम में ली जाती है उसमें एक तो एंटीवायरल होती है, मतलब वायरस के अगेंस्ट काम करने वाली मेडिकेशन। जो कॉमन एंटीवायरल काम में ली जाती है उसमें एक तो एसाइक्लोवीर होती है, एक फेमसिक्लोवीर होती है, एक वेलासाइक्लोवीर करके होती है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसमें काम में लेते हैं वो है टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग काम में ली जाती है। ये टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग जहाँ पर ब्लिस्टर हुआ है वहाँ पर अप्लाई की जाती है। कॉमनली डेकोसानोल करके एंटीवायरल होती है, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। थर्ड इसके अंदर टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट काम में लिए जाते हैं। ये टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं वो इचिंग जो हो रही है या बर्निंग सेंसेशन जो होता है, पेन जो होता है उसको सबसाइड करता है। ये एक तरह से एनेस्थेसिया का ही काम करता है, लोकल एनेस्थेसिया का काम करता है।
कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है लिडोकेन जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ऑइंटमेंट के रूप में लिडोकेन जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जो होती है, क्योंकि इसमें फीवर जो है वो भी आ सकता है, साथ ही साथ इसके अंदर पेन जो होता है वो होता है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जो ड्रग है वो काम में ली जाती है। कॉमन एनाल्जेसिस में जो काम में लेते हैं NSAID ड्रग जो होती है ग्रुप की नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, एसिनोफेनेक है, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है वो भी पेन को सबसाइड करने के लिए काम में ली जाती है। तो ये तो हो जाएगा इसका मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। तो पेशेंट को सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो पीने की एडवाइस देनी है, क्योंकि माउथ के अंदर अल्सर के कारण से इरिटेशन हो सकता है, तो उसमें आराम के लिए उसको कोल्ड ड्रिंक की एडवाइस देनी है। यदि जेनेटल हर्पिस हो रखा है उसको, तो उसके लिए उसको शीर्ष बात जो होता है, मतलब वार्म बात जो है उसके अंदर कुछ देर के लिए 20 मिनट तक बैठने की एडवाइस देनी है। उसके अंदर सॉप जो है उसको अवॉइड करना है, मतलब साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। एक सन एक्सपोजर जो है उससे बचने की एडवाइस करनी है, साथ ही उसको ढीले सूती कपड़े जो है वो पहनने की एडवाइस देनी है। एक पेशेंट जो है उसको सेक्सुअल कांटेक्ट जो है उसको अवॉइड करने का कहना है, या सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान कॉन्डोम का इस्तेमाल करने की एडवाइस देनी है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको अपने जो यूटेंसिल जो है या टूथब्रश जो है उसको शेयरिंग करने का मना करना है। साथ ही फूड या फ्लूइड कोई भी है उसको भी शेयरिंग करने का उसको मना करना है। इसके अलावा इचिंग जो है या बर्निंग सेंसेशन जो है वो कम करने के लिए कैलामाइन लोशन जो है या जिंक ऑक्साइड जो है वो अप्लाई करने की एडवाइस देनी है। तो ये तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराएंगे वो हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है उसके कारण से क्या कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं हो सकती है। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शन के कारण से एक तो एक्जिमा हो सकता है, जिसको एक्जिमा हर्पेटिकम कहा जाता है, जिसमें स्किन जो है उसके अंदर डर्मेटाइटिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। सेकंड, फीटल जो है उसके अंदर एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। यदि प्रेग्नेंट लेडी है और उसको हर्पिस का इन्फेक्शन हो रहा है तो बच्चा जो है उसके अंदर कुछ एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे एनसेफेलाइटिस हो सकता है, माइक्रोसेफेली जो है वो हो सकता है। एक इसके कारण से एक हर्पिट कैरेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण से आई जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कंडीशन हो सकती है। एक हर्पिस जो है उसके कारण से ब्रेन जो इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण से हर्पिस एनसेफेलाइटिस की कंडीशन जो है वो भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये था हर्पिस सिम्प्लेक्स, जिसको हर्पिस स्किन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और डिसीज के बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।